थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज का पहला प्रीफेस निकालो, फर्स्ट वॉल्यूम का प्रीफेस। उस प्रीफेस में देखो थर्ड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? जनरल होम्योपैथी। क्या मतलब है जनरल होम्योपैथी का? डोंट कम विथ प्रॉब्लम, कम विथ द सॉल्यूशन। व्हाट इज दैट? स्पेशल 48 अलग अलग क्यों पब्लिश कर दिया हनीमैन ने? ट्रबलसम सप्रेशन के बाद, इसको याद रखना, इस ट्रबलसम सप्रेशन के बाद डिजीज एक ऐसे टेनेसियस प्रोसेस में चला जाता है, एक ऐसे ऑब्स्टिनेसी में चला जाता है, एक ऐसे डेप्थ में चला जाता है। ये एंटीसोरिक रेमेडीज अपने आप में इस बात का सबूत है कि दे हैव कैपेसिटी टू डेवलप, टू ब्रिंग बैक ऑन द सरफेस what is suppressed earlier. Sora is nothing but a result of suppression. आपके ऑर्गेनन में एक एफोरिज्म है 235, उसमें देखो एक जगह ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, कॉमन किसके बारे में कह रहा है? जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन, बट नॉट माइasthmatic diseases are those disease which is like an iceberg. जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलो अपना अपना टेक्स्ट बुक निकाल लो और ऑर्गेनन वाली किताब। पिछला जो 2 क्लास हुआ था प्रिस्क्राइबिंग, उसमें से किसी को कोई सवाल? तो सर भी कैसे सवाल पूछ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया आपको, जो ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग है उस टाइम पे डिजीज कंडीशन फ्लेयर्ड अप नहीं होता है। तो जब डिजीज कंडीशन फ्लेयर्ड अप नहीं है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइasthmatic सिम्टम कहाँ से लाओगे? सो वेरी फ्यू चांसेस ऑफ persistence of some miasmatic indication, especially you can say in the state of latent miasmatic manifestation may be there, but mostly it is very less. और अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन miasmatic कॉज की वजह से डिस्टर्ब्ड है, अगर आपका डायथेसिस बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट में माइasm की वजह से डिस्टर्ब्ड है, तो आप वहाँ पे वो इंडिकेशंस में इंक्लूड हो जाता है, बट जो कि वो इतना रेसेसिव होता है, डोमिनेंट नहीं होता है, तो इस वजह से हम उसको उस रेसेसिव पार्ट में रखते हैं। कंसिडरेशन में तो आएगा बट नाम उसका नहीं होगा, क्योंकि इन एनी हाउ रेसेसिव जीन और डोमिनेंट जीन का आपने मेंडल्स थ्योरी में पढ़ा होगा ना 12th क्लास में। एक फीचर जो डोमिनेंट जीन की वजह से प्रीडोमिनेंट होता है, इसका मतलब वो नहीं है कि रेसेसिव जीन का वहाँ पे कोई काम नहीं है, होता तो वो भी है, फॉर्मेशन में वो भी पार्ट लेता है, बट हम फीचर्स किसको हम डिनोट करते हैं? जो डोमिनेंट जीन के फीचर्स में आ रहे होते हैं। इसी तरीके का आपको होम्योपैथी में एक एग्जाम्पल देते हैं। जब आप पढ़ते हो प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन, पढ़ाई हुआ है एफोरिज्म नंबर 63, 4, 5, 6, 7 till 69. Primary action is due to what? Medicine or due to vital force. आपके टेक्स्ट बुक में अगर लिखा जाए प्राइमरी एक्शन इज ड्यू टू ऑप्शन ए मेडिसिन, ऑप्शन बी वाइटल फोर्स, ऑप्शन सी नन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। फिर आपके किताब में इट इज द एक्शन ऑफ मेडिसिन क्यों लिखा हुआ है? पढ़ के देखो, एक्शन ऑफ मेडिसिन क्यों लिखा हुआ है, पढ़ो, किताब निकालो, टेक्स्ट बुक 63, जल्दी से। किताब कहाँ है? मिला? क्या मिला? प्राइमरीली ड्यू टू द फॉर्मर पावर, मतलब वाई? एनीवन? फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे इसको आप। सेकेंडरी एक्शन इज completely devoted to the reaction of vital force. वहां पे बात खत्म हो गया। प्राइमरी एक्शन में क्यों कहा गया? ड्यू टू मेनली ड्यू टू दिस फॉर्मर पावर और द एजेंट और द मेडिसिन। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका फॉर्मेशन ऑफ मेटेरिया मेडिका होता है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका ड्रग प्रूफिंग किया जाता है। पता है ड्रग प्रूफिंग में हम कौन सा सिम्टम लेते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी? पक्का?
मोस्टली प्राइमरी एक्सेप्ट इन फ्यू सब्सटेंस, वहां फिर सेकेंडरी लेते हैं। इसलिए अब फाइनल ईयर में आ गए हो, अब सिर्फ प्राइमरी प्राइमरी मत बोलो, मोस्टली प्राइमरी, सबसे ज्यादा प्राइमरी लिया जाता है, बट कुछ नारकोटिक्स के केस में सेकेंडरी लिया जाता है, इसलिए यूज करो मोस्टली। यहां ये इसलिए है, इसका जवाब देखो आपके एफरोजम नंबर 64 में लिखा हुआ है, व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्शन ड्यू टू मेडिसिन, बिकॉज वाइटल फोर्स रिमेन्स इन ए पैसिव स्टेट। वहां पे वो रिएक्टिव स्टेट में नहीं होता, पैसिव स्टेट में होता है। और किसी भी स्टिमुलाई को, सब्सटेंस को जो डायनामिक प्लेन पे है, एक्ट करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है। अगर किसी मेडिसिन को आप इस बोतल के ऊपर डालो तो क्या सिम्टम आएगा? टेबल पे रखो तो सिम्टम आएगा, दीवार पे रखोगे तो सिम्टम आएगा। सिम्टम वो कब प्रोड्यूस करेगा? जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्लाई करोगे। तो इसका मतलब उसको एक्ट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है। तो वाइटल फोर्स के प्लेन पे जब तक वो नहीं आएगा तब तक एक्ट कैसे करेगा? इसी वजह से उसको कहा जाता है, बट एक्ट करने के लिए वाइटल फोर्स का होना भी जरूरी है। तो कंजॉइंट एक्शन तो हुआ, बट हम फिर भी इसका पूरा क्रेडिट मेडिसिन को क्यों देते हैं, मेजोरिटी ऑफ द क्रेडिट क्यों देते हैं? बिकॉज ये डेवलप तो कराता है, लेकिन ये बिल्कुल पैसिव रहता है। अगर आपको एक आम का पौधा लगाना हो, उसके लिए क्या चीज की जरूरत है? किस चीज का? मिट्टी में डालोगे तो ही होगा। अब ये बताओ, ये पौधा उस बीज की वजह से हुआ या मिट्टी की वजह से हुआ? तो हम मोस्टली क्रेडिट किसको देते हैं? आम का पौधा किसकी वजह से हुआ? सीड की वजह से। सॉइल पैसिव क्यों है? कि उस आम के जगह पे अगर आपने लीची लगाया होता तो लीची निकल के आता, लीची के जगह पे आपने अमरूद लगाया होता तो क्या निकल के आता? अब अगर आप वही आम और लीची को बांध के अगर ऐसे हवा में लटका दोगे तो निकलेगा? Soil is considered to be at that place a very vital but passive. Who will decide what will develop is the seed. अब आ जाओ वहीं पे फिर से, जो तुम्हारा सवाल था, एक प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है, बट अगर हम उस प्लेटफॉर्म को until and unless एक ऐसे वेरिएशन में ले जाएं, फॉर एग्जाम्पल आपको चाय का पौधा लगाना हो, तो अब हरियाणा में लगाओगे, दिल्ली में लगाओगे या दार्जिलिंग जाओगे? क्यों? सीड सॉइल तो तीनों जगह पे है। अब यहां पे सॉइल का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, तो अब क्रेडिट किसको जाएगा? सॉइल की तरफ बढ़ जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में हमारा एम्फेसिस किसके ऊपर होगा? हम अब वहां पे उस मैजम को ढूंढते हैं। सॉइल कहने का मतलब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में ले जा रहे हैं। होना होता तो रिएक्शन जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, और अगर प्रिस्क्राइब करने की जरूरत है तो कुछ ना गड़बड़ तो है ही है। तो गड़बड़ी या तो आपके लाइफ स्टाइल से आएगा तो दवाई की जरूरत नहीं है, गड़बड़ी अगर आपके ओवर मेडिकेशन की वजह से आया है, अभी दवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सारा एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस आपका फिट है और फिर भी कुछ गड़बड़ी है, दवाई की जरूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक मैथमेटिक फील्ड बैठा तो था। तो हम ओवरऑल इसे इनकार नहीं कर सकते, बट फैक्टर क्या आ जाता है? व्हाट इज डोमिनेंट, व्हाट इज रिसेसिव। जो रिसेसिव है वो है, इनकार नहीं कर सकते, बट हम उसको क्रेडिट अभी उतना नहीं देते, बिकॉज हम कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स के ऊपर इसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तभी हमने कहा चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन करो, मैथमेटिक करो, टोटलिटी पे करो, टोटलिटी तो सब में ही बनता है, फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट सब में रहेगा। रेशियो किसका प्रोपोर्शनली एक्सप्रेस्ड है, ज्यादा प्रोमिनेंट है, हम इसके ऊपर एक टैगिंग बना देते हैं। ठीक है? और कोई क्वेश्चन लास्ट क्लास से? लास्ट दोनों क्लास से और कोई क्वेश्चन? चलो आज अब इस टेक्स्ट बुक को निकालो, अपने अपने ऑर्गेन की किताब को निकालो, दोनों ही साइड बाय साइड खोल के रखो।
चलो टेक्स्ट बुक निकालो अभी। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट बुक ऑफ क्रोनिक डिजीज का पहला प्रीफेस निकालो, फर्स्ट वॉल्यूम का प्रीफेस। उस प्रीफेस में देखो सेकेंड पैराग्राफ पे चले जाओ, जनरल होम्योपैथी है लिखा हुआ। अच्छा से थर्ड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? जनरल होम्योपैथी। क्या मतलब है जनरल होम्योपैथी का? 1796 से लेके 1796 से 1816, जानते हो ये क्या पीरियड है? हिस्ट्री को पहले बताया है हमने आपको शुरू के कुछ क्लासेस में, फिर भी आप लोग चुपचाप रहते हो। इस टाइम हनीमैन अपने प्रैक्टिस में कई सारे फेलियर को फेस कर रहा था। इस टाइम पे उसने एक इंसिडेंस फॉलो किया जिसको हम कहते हैं, आप देखोगे आपकी किताब में लिखा हुआ है, रहते रहते शो क्यों जा रहा है, कुछ वुल वर्कर्स के अंदर बहुत ट्रबलसम स्किन डिजीजेस की हिस्ट्री थी जिसको उसने लोकली ट्रीट करके रिमूव कराया था। और उस हिस्ट्री के बाद, उस रिमूवल ऑफ दिस स्किन कंप्लेन के बाद, दे हैव सफर्ड फ्रॉम मेनी सीवियर डिजीज कंडीशंस। तो यहां पे एक सप्रेशन का हिस्ट्री मिला। एंड फिर तो इस कॉज के, इस फेल्योर के सर्च में, इस हिस्ट्री के बाद हनीमैन ने 1816 से 1817 तक रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे किया मैक्सिमम ऑफ द केसेस का। और उस रेट्रोस्पेक्टिव केसेस में व्हाट ही फाउंड दैट all those cases which have this failure, in majority of this belongs to such type of suppression in any phase of the life। और ये सप्रेशन हम सिर्फ बात कर रहे हैं नॉन वेनरल की। उसके बाद आप देखोगे ये इंसिडेंस मिल गया 1816 से 1817 तक। इस सर्वे के बाद हनीमैन को यह सप्रेशन मिल चुका था, कॉज ऑफ नॉन वेनरल डिजीज मिल चुका था। दैट मीन्स ही हैज अराइव्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन वेनरल कॉज फॉर मोस्ट सिवियर ट्रबलसम persistent recurring type of chronic disease। कंसेप्शन ऑफ क्रोनिक डिजीज एस्टैब्लिश हो चुका था। In spite of that, he has not declared it, he has not published it till 1828। इस इतने सालों में उसने इसको और ज्यादा वेरीफाई किया। बात सिर्फ वेरीफाई करने का नहीं था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोटेशन है, अक्सर सुना होगा आपने, इन ए गुड ऑर्गेनाइजेशन your team leader always ask you whenever you fail or whenever you face any difficulty in the performance, then they will ask you, don't come with problem, come with the solution। प्रॉब्लम लेके अपने सुपीरियर के पास जाना, इट इज ए वेरी कॉमन फेनोमेना, इट इज वेरी इजी। और यही दौर है कि आज के दौर में सबसे आसान काम होता है दूसरों की गलती निकालना। और इससे क्या होगा, आपके आसपास, आपके समाज में सिर्फ गलतियों का ही अंबार निकल के आ जाएगा, गलती ही गलती चारों तरफ दिखेगी। बट व्हेन यू विल इंडल्ज इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड देन कम विद द सॉल्यूशन टू योर बॉस एंड आस्क देम फॉर इट्स एप्लीकेशन टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, then there is your creativity and then there will be solution for every problem rather than just accumulation of the problem। so separation मिल गया, cause मिल गया, इसको बता के होगा क्या प्रोफेशन का? so at the same time this period he was also searching for solution कि ये जो कंडीशन, ऐसे कंडीशन से जो बीमारी आ रहा है इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा। कॉज तो पता चल गया, कारण निकल के आ गया, समाधान क्या है? और उस समाधान के लिए उसने स्पेशल 48 डिस्कवर किया। वो एक अक्षय कुमार की फिल्म थी ना, क्या स्पेशल 26, तो हनीमैन तो 48 खोज चुका था नहीं। व्हाट इज दैट स्पेशल 48? फाइनल ईयर में हो। व्हाट इज दिस स्पेशल 48? एनीवन?
एंटीसोरिक मेडिसिन, वेरी गुड। ये वो स्पेशल 48 है जो आप अब ये जो छोटी वाली पतली किताब पढ़ रहे हो, एक्चुअली दिस इज नॉट अ ओरिजिनल बुक, ये सिर्फ उसका एक पार्ट को, एक फिलोसॉफिकल पार्ट को, उसके डॉक्ट्रिनल पार्ट को एक जगह अलग कर दिया गया है। बट ये बुक एक्चुअली जो अभी आपके पास अवेलेबल है वो 2 वॉल्यूम में है, पहले 6 वॉल्यूम में थी, 1 वॉल्यूम में भी अमेरिकन एडिशंस में है, कंबाइंड एक साथ। और उस वॉल्यूम में आप देखोगे कि ये एक पार्ट तो वो है जो आप इस पतली वाली किताब में पढ़ रहे हो, और दूसरा पार्ट है उसका, उस टाइम हनीमैन ने 2 कैटेगराइजेशन में मैट्रिया मेडिका को पेश किया, एक स्पेशल 48 और दूसरा एनीवन जनरल 67, स्पेशल एंड जनरल। ये वो है जो आपको, और शुरू से ये इतिहास रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों जगह के होते हैं, नहीं, लड़के वाले की तरफ से भी होंगे, लड़की वाले की तरफ से भी होंगे। तो वैसे जो दोनों की तरफ से हैं वैसे 15 हैं। दिस इज द टोटल लिस्ट ऑफ मेडिसिन पब्लिश्ड बाय हनीमैन। वन मेडिसिन इज नॉट देयर एट ऑल इन पब्लिकेशन, दैट इज सोरिनम। समझ में आया? अब ये स्पेशल 48 क्या है, क्यों है, अलग अलग क्यों पब्लिश कर दिया हनीमैन ने? फ्रैगमेंटा डी विरिबस के बाद उस 27 मेडिसिन का कंटिन्यूएशन चला आ रहा था, वही डेवलप होते होते मैट्रिया मेडिका प्यूरा 67 पहुंचा। तो अब जो बाकी मेडिसिन था वही करना था ना, एक जगह इकट्ठा रहता ना सारा मैट्रिया मेडिका। व्हाई देयर इज डिफरेंस? दैट डिफरेंस इज ड्यू टू दिस सर्चिंग फॉर द सॉल्यूशन। इस ट्रबलसम सप्रेशन के बाद, इसको याद रखना, इस ट्रबलसम सप्रेशन के बाद डिजीज एक ऐसे टेनेसियस प्रोसेस में चला जाता है, एक ऐसे ऑब्स्टिनेसी में चला जाता है, एक ऐसे डेप्थ में चला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ मैजम का पहला दूसरा क्लास आप याद कर लोगे, समझ में आएगा। प्राइमरी मैनिफेस्टेशन, इन्फेक्शन के बाद प्राइमरी मैनिफेस्टेशन, इंटरनलाइजेशन, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन। इंटरनलाइजेशन मतलब सप्रेशन, और अगर उसको पूरे स्टेप में देखोगे तो मोमेंट ऑफ इन्फेक्शन, देन इंटरनलाइजेशन, देन प्राइमरी मैनिफेस्टेशन, सप्रेशन, देन डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन। तो ये जो दोबारा जो अंदर जाके निकल के आना, इसी के पैटर्न के बाद ये खोज करके निकाला गया। आपको फिर अभी दिखाई टेक्स्ट बुक में कि आज के दौर में आप इतना सारा नंबर ऑफ मैजम 13, 14, 15 कहां से पता नहीं आप निकाल लाया है, और उसको फंडामेंटल मैजम के कैटेगरी में जो डाल रखा है बहुत सारी किताबों में। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एज फार एज हनीमैनियन कॉन्सेप्ट इज देयर। हनीमैन ने क्लियरली अपने आप उसमें देखोगे, स्पेशली पैराग्राफ नंबर 27, 28, 29 पढ़ के देख लेना, बाद में अभी बताएंगे। उसने, हनीमैन ने कहा है कि अपने पूरी खोज के बाद, एज फार एज टिल नाउ माय ऑब्जर्वेशन इज दैट ओनली 3 फंडामेंटल मैजम्स आर देयर which is responsible for this numerous varieties of chronic diseases। ऐसा नहीं कि उस वक्त हनीमैन के टाइम पे ट्यूबरकुलोसिस नहीं था, कैंसर नहीं था, मलेरिया नहीं था, लेकिन उसने ये क्लियर कट कह दिया कि खोजने के बाद जो पैरामीटर निकाला है फंडामेंटल मैजम होने का, उन सब के बाद ये जो निकल के आया है, तो ये 3 कैटेगरीज है, 3 ही ओरिजिनल फंडामेंटल कॉज है। खैर, तो सप्रेशन का ये जो एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट है, यहां पे बहुत अच्छे से सुनना, आपको इसका और इसका फर्क बताने जा रहे हैं। सप्रेशन का जो एक फैक्ट है, सप्रेशन का जो एक डेप्थ है, ऑर्गेनिज्म के इस अथाह गहराई के अंदर, जब वो बीमारी इंटरनली सप्रेस्ड होके बैठ जाता है और वहां से रेगुलेट कर रहा होता है सारे उपद्रव का, तो शांति बहाल करने के लिए सिर्फ ऊपर से उस सिम्टम को खत्म करने से काम नहीं चलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं, शायद फिट बैठे थोड़ा बहुत। एक ऐसा क्रिमिनल जो आपके शहर में कहीं पे है, छुपा हुआ है, और वहां से बदमाशी करता है। पुलिस के लिए इसको कैप्चर करना कितना आसान है? लेकिन एक वही क्रिमिनल थोड़ा सा जब ज्यादा बड़ा हो जाए और विदेश में कहीं जाके बैठ जाए, सो कॉल्ड अंडरवर्ल्ड जिसकी हम बात करते हैं ना, और वहां से बैठे बैठे अब आपके यहां अगर वो परेशानियां और क्राइम एक्टिविटीज को डेवलप करा रहा है,
अब इसको पकड़ने के लिए क्या आपका लोकल पुलिस काफी है? लेकिन पहले वाले केस में लोकल पुलिस के अंडर था ना, स्टेट नहीं होगा तो सेंटर से आ जाएगा, बट लोकल पुलिस कैन हैंडल इट। बट उसको अगर आपको अपने कंडीशंस को खत्म करना है तो क्या लोकल पुलिस से काम चलेगा? इंटरपोल की जरूरत पड़ेगी ना, इंटरनेशनल रिलेशंस की जरूरत पड़ेगी ना। देयर इज नीड ऑफ सम ग्रेटर फोर्स। दैट्स व्हाई इस लोकल पुलिस को हनीमैन ने कहा कि दे आर नॉट सफिशिएंट टू डिग आउट के फॉरेन में किस कंट्री में कहां कब किस तरह से बैठा हुआ और वहां से उठा के आप उसको ले आओ। उसके लिए हनीमैन ने यह डिजिग्नेट किया कि ये वो है जिसके अंदर वो कैपेसिटी है कि जो गहराई में भी बैठा है वहां से निकाल के ले आएगा। और वैसे को उसने स्पेशल 48 का नाम दिया और कैटेगराइज करके रखा, और उसका नाम एंटीसोरिक रेमेडीज। एंटीसोरिक रेमेडीज अपने आप में इस बात का सबूत है कि दे हैव कैपेसिटी टू डेवलप, टू ब्रिंग बैक ऑन द सरफेस what is suppressed earlier. That was the real cause. And SORA is nothing but a result of suppression. कहानी की शुरुआत अगर यहां से पकड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। SORA is the result of suppression. आप अपने इस टेक्स्ट बुक में देखोगे हनीमैन ने एग्जाम्पल्स दिए हैं। आफ्टर सप्रेशन ऑफ दिस develops. After suppression of this develop. और ये सारा वो है जिसने हनीमैन ने थ्रू आउट द मेडिकल हिस्ट्री अलग अलग रेफरेंसेस से, ये नहीं कि सब अपना निकाल के दिया है, अलग अलग रेफरेंसेस से, अलग अलग जगहों से, वहां से वो उसने निकाल के कोट करके मिला के उन चीजों को, इस बात को दिखाया है कि ये देखो इतने सालों से इतनी जगहों से ये सारा जो डिजीज मिल रहा है, इसके पीछे ये वाली हिस्ट्री मिल रही है। और उस एग्जाम्पल को देने के बाद बोल रहा है कि अगर इसके बाद भी आपको समझ में ना आए द इंपॉर्टेंस एंड द डेंजर ऑफ सोरा, फिर भगवान ही मालिक है आपको। तो समझ में आया हनीमैन इतने सालों तक फिर और क्या कर रहा था? रीवेरिफिकेशन ऑफ हिज फाइंडिंग्स, सिमल्टेनियसली सर्चिंग फॉर द weapons to remove it, so that he can represent the society not with the problem but with the solution. He can gift to his fraternity with solution, not just a problem. और तभी 1817 के बाद भी 1828 तक ये चीज दबी हुई रही। हालांकि 1827 में उसने इसको अपने कुछ बहुत क्लोज डिसाइपल से, 2 क्लोज डिसाइपल्स हमने डिटेल में आपको बताया हुआ है, उससे एक्सप्रेस भी किया था, ताकि बोलते हैं जोर का झटका धीरे से लगना नहीं, अचानक से नहीं रट ले, तो पहले थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन कर दो प्रोफेशन में, फिर आएगा इम्पैक्ट। खैर, तो ये जो सोरिक कंडीशन है इसके ऊपर आप सबसे पहले क्या निकाल के रखोगे? कहां से फाइंडिंग शुरू हुआ, रीजन क्या था, मिला क्या, सॉल्यूशन के साथ। एंड दिस इज ए स्पेशल 48 दैट इज गिवन इन दैट। उसके अंदर से आप देखोगे प्यूरा के अंदर भी माइजमेटिक रेमेडीज है लाइक फूजा, बट हनीमैन ने यहां नहीं दिया क्योंकि एंटीसोरिक, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटीसोरिक। आपके ऑर्गेनन में एक एफ्रोजम है 235 मिला, उसमें देखो एक जगह ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, कॉमन, किसके बारे में कह रहा है? क्या कॉमन नॉट एंटीसोरिक? जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन, बट नॉट, समझ में आ गया किसकी बात कर रहा है, इसकी या इसकी? तो ये जो हमने अभी आपको फर्क दिखाया है उसका एक सोर्स भी बता दिया आपको समझने के लिए। दोनों के प्रूविंग बैकग्राउंड में भी डिफरेंसेस हैं, जो इसके अंदर है और जो उसके अंदर है। खैर, सो यहां तक आने के बाद आपका एक काम कंप्लीट हुआ रिगार्डिंग सोरा। क्या कंप्लीट हुआ? कि वो डिजीज कंडीशन है जो जहां तक दिख रहा है वहां नहीं है।
मैजमेटिक डिजीजेस आर दोज डिजीज विच इज लाइक एन आइसबर्ग, जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है, और अगर आप उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से खत्म करने की कोशिश करोगे, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपके टेक्स्ट बुक में एक बार पैराग्राफ नंबर 17 और पैराग्राफ नंबर 22 निकालो, फिर बाकी हम अगली क्लास में बताएंगे आपको। भी जब तक घर पे इसको पढ़ते हुए आना अच्छे से, ठीक है। 17 और 22, 17 पढ़ो जोर से एक बार। It was a continually repeated fact that the non-venereal chronic diseases, after being time and again removed homeopathically by the remedies fully proved up to the present time, always returned in a more or less varied form and with new symptoms. धीरे, वाई? क्योंकि आप सिर्फ समंदर के ऊपर जो लहर दिख रहा है उसको हटा रहे हो, जो दिख रहा है वही हटा रहे हो, तभी कहा गया है इट इज लाइक एन आइसबर्ग। जो ट्रबलसम, जो दिक्कत आपको बाहर से दिख रही है उससे कहीं गहरी है, आप उसको हटा के संतुष्ट हो रहे हो, तो ये संतुष्टि आपको बार बार मिलती रहेगी कॉन्टिन्यूअसली, क्योंकि बार बार हटाने का मौका मिलता रहेगा आपको। ठीक है, आगे पढ़ो। Or reappeared annually with an increase of complaints. This fact gave me the first clue that the homeopathic physician with such a chronic non-venereal case, yeah, in all cases of non-venereal chronic disease, has not only to combat the disease presented before his eyes and must not view and treat it as if it were a well defined disease. रुक जाओ, इसी का मतलब होता है कि जो सिर्फ दिख रहा है उतने पे आपको काम करने से काम नहीं चलेगा। अब लास्ट क्लास वाला देखोगे जो आपको माइजमेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग में बता रहे थे हमने, कि एक प्रिस्क्रिप्शन क्या था जो सिर्फ प्रेजेंटिंग कंप्लेन के ऊपर चल रहा था, एक प्रिस्क्रिप्शन क्या आया जब हम हिस्ट्री में जाने लगे, जब हम फिजिकल जनरल्स पे जाने लगे, जब हम साइकी में जाने लगे, जब हम फैमिली हिस्ट्री में जाने लगे, जब हम इंट्रायूट्राइन हिस्ट्री में जाने लगे। ये क्या है? ये वही रास्ता है आइसबर्ग के रूट तक जाने का, ताकि उसको वहां से खत्म किया जा सके। ठीक है, इसके बाद 22 वाला अगली बार में पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ के आ जाना, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे। टेक्स्ट बुक आप जितना पढ़ के आओगे हम थोड़ा सा उतना ज्यादा स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।